स्वागत है। हमारे साथ इस सेशन में जुड़े हुए समस्त नोडल शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, सुपरवाइजर, सीटीपीओ, टीपीओ और हमारे नव आगंतुक ईसीसी एजुकेटर। ये यूट्यूब सेशन मुख्यतः आप जो सितंबर माह में माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करेंगे प्रथम शनिवार को, जो कि 6 सितंबर को इस बार है, उससे संबंधित क्या कार्यक्रम करवाना है, आगे कैसे उसको आगे बढ़ाना है, उसके बारे में इस सेशन में बहुत अच्छे से विस्तृत रूप से आपको बताया जाएगा। लेकिन उसके पूर्व मैं गत माह के बारे में आपसे बात करना चाहूंगी। अगस्त माह की गतिविधियों की अगर हम बात करें, आप लोग चैट बॉक्स सभी के ने ओपन कर रखा है, तो आप ये काम कर सकते हैं। बच्चों से माताओं से पूछेंगे कि बताइए आपके बच्चे की आयु वर्ग क्या है। ये बात हम लोगों ने डाली है, लेकिन चूंकि माता उन्मुखीकरण होगा, आपकी आंगनबाड़ी केंद्र में जो माताएं आएंगी, आप उनको बच्चों के साथ रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, तो आप सीधे उनसे ये सवाल 3 से 6 आयु वर्ग की जगह सीधे उनकी उम्र बताकर पूछ सकते हैं कि आपका बच्चा 4 वर्ष का है, आपका बच्चा 5 वर्ष का है। अब आप बताइए कि उनकी किस काम की तारीफ हुई है। तो इस तरीके से आप पिछले माह जो भी काम आपने माताओं के साथ किया है, उनके साथ जो ओरिएंटेशन किया है, उसको आप जोड़ेंगे। और जब आप जोड़ेंगे तो उसमें माताओं को पहले इस तरीके के माहौल में बात शुरू करनी है कि वो अपने को बिल्कुल स्वतंत्र समझें और अपनी बात आपके साथ साझा कर सकें। इसीलिए हम लोगों ने कुछ प्रश्न इसमें डाले हैं, जिसको आप अपने ढंग से कुछ परिवर्तित भी कर सकते हैं और माताओं को खुलकर बोलने का मौका देंगे। इसके अलावा मैंने पिछली बार भी आप लोगों को बताया था कि हम लोग जिस माह आप जो गतिविधि करवा रहे हैं, उनके फोटोग्राफ्स, उनके छोटे छोटे वीडियोस हमारी प्री प्राइमरी यूनिट को शेयर करें। तो हमें कुछ फोटोग्राफ्स मिले हैं। ये खीरी जनपद का है, लखीमपुर खीरी, जहां देखिए बहुत अच्छे से माताओं के साथ फोटो फ्रेम की गतिविधि कराई जा रही है और देखिए बना के भी प्रदर्शित हो रहा है। आपको देख के अच्छा लगेगा कि जिन माताओं ने, जितनी भी उपस्थित हैं, उन्होंने जो गतिविधि की होगी वो उनको हमेशा के लिए याद हो गई होगी और उसमें उनको उत्साह भी हुआ होगा, उन्होंने आगे बढ़कर काम करने का प्रयास भी किया। इसी तरह से सुल्तानपुर जनपद की भी गतिविधि आपके सामने प्रदर्शित हो रही है। इसमें भी जो एसआरजी जुड़े थे, उन्होंने खुद एक केंद्र में उपस्थित होकर देखिए कितनी माताएं बैठी हैं, उनके साथ मिलके फोटो फ्रेम बनाने की गतिविधि कराई। देखिए ये इन सब झलकियों का मात्र एक उद्देश्य है कि आप जो काम करें वो सब तक पहुंचे। इस YouTube सेशन में अगर हम आपकी जनपद के फोटोग्राफ शेयर कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने बहुत अच्छा काम किया है और उसके बारे में सभी को पता होना चाहिए। तो अगस्त माह की गतिविधियों के साथ, कुछ प्रश्नों के साथ आप माताओं के साथ सितंबर माह का माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा इस माह आपको क्या कार्यक्रम करवाना है, जैसे इसमें कला, क्राफ्ट, इनसे संबंधित गतिविधियां होनी हैं, उसके बारे में मैं प्री प्राइमरी यूनिट से हमारी सहयोगी चंदन को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो सारांश में बताएं कि सितंबर माह में क्या गतिविधियां मुख्यतः संपादित की जाएंगी माता उन्मुखीकरण में। थैंक यू मैम। जैसा कि अभी हमने जाना, गत माह में हमने फोटो फ्रेम की एक गतिविधि है, उसकी कुछ झलकियां हमने देखी। सितंबर माह में हमारा जो है मुख्य बिंदु है वो कलात्मक गतिविधियों का महत्व, जैसे चित्रकारी, कागज के खिलौने, मिट्टी के खिलौने आदि।
और दूसरा हमारा महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है बच्चों के विकास में इन कलात्मक गतिविधियों से लाभ। और तीसरा है घर में कलात्मक गतिविधियां हम कैसे कराएं। तो सबसे पहले हम ये जाने कि कलात्मक गतिविधियों का जो महत्व है, चाहे वो आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से हो, चाहे वो कागज के खिलौने हो या मिट्टी के खिलौने बनाने से हो, तो सबसे पहले वो करके सीखना बच्चों के लिए, उसमें जो एक प्रतिभा करना या उसमें कुछ कुछ गतिविधियां करना, कागज के क्राफ्ट बनाना, फूल बनाना, फ्लावर पॉट बनाना, बहुत से ऐसे छोटे छोटे जो है कार्य या एक्टिविटी टाइप में गतिविधि हम करा सकते हैं। उससे क्या है, वो हमारे बच्चों के विकास से भी जुड़ी हुई होती है। और जो बच्चों का जो एक विकास, समग्र विकास की जो हम बात करते हैं, उस इन गतिविधियों से बच्चों का समग्र विकास ही जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम माँ को मुख्य रूप से माँ के सहयोगी के रूप में जो बच्चे हैं, माँ जब उन गतिविधियों को कर रही होती है तो बच्चे एक सहयोगी की भूमिका में साथ में रहते हैं। जैसे कभी कभी वो कोई फूल बनाने के लिए कुछ पेपर लेते हैं, कुछ कटिंग करते हैं, तो बच्चे भी बीच बीच में उसमें अपने इनपुट, कुछ आइडियाज देते हैं कि अगर हम इसमें ऐसे करेंगे तो ये ऐसे बनेगा। वो अपने परिवेश से, अपने समझ के अनुरूप भी उसमें कुछ कुछ सुधार करते हैं, कुछ नई चीजें भी बनाते हैं। तो इस तरीके से हम उनसे गतिविधियां कराएंगे तो बच्चों के समग्र विकास के दृष्टिकोण से ये जो हमारा कार्यक्रम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरी चीज ये कि जो हमारी कलात्मक गतिविधियां, ये तो हमारे कुछ बच्चों से संबंधित हो, उनके स्थूल मांसपेशियों का विकास कैसे हो, सूक्ष्म मांसपेशियों का विकास कैसे हो, किसी चीज को क्रमबद्ध रूप में हम कैसे उसको सिस्टमेटिक ढंग से करेंगे, ये सारी चीजें आदि हैं। दूसरा, इन बच्चों के विकास में जो ये कलात्मक गतिविधियां हैं, उससे लाभ तो हम जान ही रहे हैं कि वो कैसे होंगे। बच्चों के समग्र विकास में बहुत ही लाभदायी होगी। और उन गतिविधियों को माताएं घर में कैसे करेंगी, इसके लिए आगे के विस्तृत दिशा निर्देश के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनएलएफ टीम से विद्याधर मिश्र जी, वो आपसे साझा करेंगे। लेकिन इस जो कलात्मक गतिविधियां हैं, इसमें हम दो तीन चीजें और भी रख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र विशेष में जो प्रचलित है, जैसे लोक कला है, लोक नृत्य है, अन्य और चीजें हैं, वो भी हमें एक देखने का, दिखाने का, करने का, उसमें प्रतिभाग करने का एक अवसर मिलेगा। और इससे हमारी जो कला और संस्कृति है वो भी समृद्ध बनेगी। बच्चे उससे परिचित भी होंगे और उससे जुड़ेंगे और जानेंगे, और फ्यूचर में अपना हो सकता है उसमें वो कैरियर भी बनाए और अपनी कला और संस्कृति को पुनर्जीवित करने का भी एक अवसर मिलेगा। और इसमें आप सभी सहयोगी की भूमिका में रहेंगे, कुछ कुछ अपने गतिविधियों के माध्यम से उन्हें बताएंगे। जो भी जितने भी हितधारक जुड़े हुए हैं, हम अपेक्षा रखते हैं कि इन गतिविधियों को वो जरूर इस यूट्यूब सेशन में अपने आने वाले सितंबर माह में कराएंगे। और एक बेहतर उसका परिणाम हमें अगले माह जब हम ये कार्यक्रम करेंगे तो उसमें हमें वो उसका एक जो प्रभाव है, उसका एक जो हमने गतिविधियां उनको बताई हैं, उसका एक परिणाम हमें बेहतर और सुखद परिणाम हमें प्राप्त होगा। धन्यवाद। आगे के सत्र के लिए मैं विद्याधर जी को आमंत्रित करती हूँ एकेडमिक टीम से कि वो आए और जुड़े और इस कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा के साथ हम सभी के बीच में साझा करें। मैम, सभी को नमस्ते। मैं विद्याधर, लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन से। जैसा चंदन मैडम ने भी बताया, सितंबर माह के अंदर हम लोग जो बात करने वाले हैं चीजों पे, वो है कलात्मक गतिविधियों के महत्व पे, बच्चों के विकास और कलात्मक गतिविधियों से जो लाभ होते हैं उसके ऊपर, और घर में कलात्मक गतिविधियां कैसे कराएं, इस मुद्दे पे। तो ये तीन चीजों पे हम बात करेंगे। और साथ में हम कुछ क्राफ्ट वर्क, कुछ मोजे से, कुछ अंगूठे से कैसे बनाते हैं, हम कैसे करते हैं, इसके बारे में भी जानकारी। तो शुरू करते हैं कलात्मक गतिविधियों के महत्व के बारे में, कि इसका क्या महत्व है। विद्या जी, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। इधर तो आ रही है, आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है। सही हुई जी। हाँ,
तो कलात्मक गतिविधि का जो महत्व है, अगर बात की जाए महत्व की, तो कलात्मक गतिविधियों का महत्व बच्चों के ऊपर भी पड़ता है, शास्त्रीय युवाओं के ऊपर भी पड़ता है, और जो बड़े हैं सभी के ऊपर इसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। क्योंकि कलात्मक गतिविधियां लोग सोचते हैं सिर्फ इससे मनोरंजन होता है, तो ऐसा नहीं है। ये इससे सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से हम उसके बच्चों के मानसिक विकास, या जो बड़े भी होते हैं उनका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास में भी सहायक होते हैं। तो आपने देखा भी होगा कि जो बच्चों के अलावा जो बड़े भी व्यक्ति हैं, जो वयस्क हैं, वो भी नाटक वगैरह कहीं होता है, या कुछ देखना हुआ, कोई कलाकृतियां देखना हुआ, उसमें भी जाते हैं, क्योंकि इन सब चीजों में प्रतिभाग करने से उनका मानसिक विकास, सामाजिक विकास, भावनात्मक विकास बहुत ज्यादा होता है। तो बच्चों के साथ भी, क्योंकि ये उम्र बहुत इम्पोर्टेंट है, 6 से 14 वर्ष की उम्र, तो 6 से 14 वर्ष की उम्र में इसका इम्पोर्टेंस इसका ज्यादा होने के कारण ये उम्र महत्वपूर्ण है, और इस उम्र में अगर हम कलात्मक गतिविधियां करते हैं बच्चों के साथ में, तो बच्चे बहुत अच्छे से उनका आगे से विकास, मानसिक विकास और सामाजिक भावनात्मक विकास होना शुरू हो जाता है। तो इसके कुछ हिस्से हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जैसे रचनात्मकता का विकास होता है, कि अगर बच्चों को कला संबंधी कुछ काम कराते हैं, तो उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, उसकी सोचने की क्षमता को बढ़ाती है। जैसे मान लीजिए, बच्चे के साथ आपने कुछ कला संबंधित काम कराया, कला संबंधित काम मतलब उसको कुछ करने को दिया, कुछ चित्र बना के दिया, या कहा उससे कि स्वयं कोई चित्र बनाए, उसमें रंगे। तो जब उसको स्वयं कोई चित्र बनाने को बोलते हैं, तो उसके लिए वो बच्चा सोचता है कि मुझे क्या बनाना है, उसको जो पसंद आता है उस चीज का वो डिसीजन लेता है, निर्णय लेता है। हाँ, और उसके बारे में सोचता है, अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, और फिर उसको कागज पे उकेरने का या जमीन पे उकेरने का काम करता है। फिर जब आप उसको करके उसमें रंग भरो, तो रंग भी वो अपने हिसाब से, अपने अनुभव के हिसाब से, अपनी कल्पना के हिसाब से, कि मुझे क्या इसमें लाल रंग भरना है, हरा रंग भरना है, पीला रंग भरना है, कौन सा रंग भरेंगे तो ये अच्छा लगेगा, उसकी आंखों को अच्छा लगेगा। तो ये उसकी कल्पना शक्ति को बढ़ाता है, सोचने की क्षमता को बढ़ाता है। तो रचनात्मकता का उसके अंदर विकास होता है। अभिव्यक्ति का भी एक बहुत बड़ा माध्यम है। अब जैसे चित्रकला, जैसे उस बच्चे ने कुछ बनाया, अब जैसे बच्चे ने कोई चित्रकारी की, अब चित्रकारी के बारे में जब आप उससे पूछते हो, तो बताता है कि हाँ, ये हमने फूल बनाया है, ये पीले रंग का फूल है। तो वो पीले रंग का फूल कहाँ देखा है, कौन सा होता है, कहाँ पे तुमने इससे क्या करते हो, ये सारी चीजें जब शिक्षक या माता पिता उनके साथ जब ये इस तरह की बातें करते हैं, तो वो अपनी बात को अभिव्यक्त कर पाता है, अपनी बात को रख पाता है। इसी तरह वो संगीत भी जब उसको सिखाते हैं, या संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखता है। जब कोई उसको कोई लोकल संगीत, या कोई गांव घर में बजने वाले संगीत के बारे में बताते हैं, या कुछ, तो कुछ वो अपनी चीजों को भी, अपने गीतों को भी बनाने की कोशिश करने लगता है, धीरे धीरे करके। शुरू में तो वो जो आप बताते उसी को रिपीट करता है, फिर वो कुछ चीजों को, संगीत को अपना स्वयं बनाने का प्रयत्न करता है। स्वयं नृत्य का जिसको हम लोग बोलते हैं कि डांस के स्टेप्स होते हैं, तो बच्चा स्वयं से भी देख के नकल करता है, और खुद स्वयं भी अपने स्टेप्स बनाने के लिए, तो वो अभिव्यक्त करने के लिए, कि मुझे खाना खाने का, अगर नृत्य करने में खाना खाना दिखाना है, या नृत्य करने में सूरज दिखाना है, तो सूरज के लिए हाथ ऊपर करना है, खाना खाने के लिए हाथ मुंह तक ले जाना, तो इस टाइप के भी व्यक्ति हो नृत्य के माध्यम से भी करता है, और संगीत के माध्यम से को गाकर भी करता है। तो ये उसके एक अभिव्यक्ति का जो माध्यम है, अभिव्यक्ति करने की क्षमता है, उसको बढ़ाता है। क्योंकि हमने देखा होगा कि बड़े क्लासों में भी, या हम बहुत सारे, हम वयस्कों में भी होता है कि हम काम तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन अपनी बात को ठीक से रख नहीं पाते या कह नहीं पाते। तो ये चीजें अगर बचपन से ही उनके अंदर डाली जाए अपनी बात को कहने की, तो वो अच्छे से वो कहना सीख जाते हैं। तो इन सब कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से हम को अभिव्यक्ति का भी विकास कर सकते हैं। इसी तरह सामाजिक कौशल का विकास होता है, और समूह में मान लीजिए नाटक कर रहा है, 4 बच्चे मिलके कोई नाटक का काम कर रहे हैं, या नृत्य कला कर रहे हैं, या 4 बच्चे मिलकर
पांच बच्चे मिलकर कुछ कला का काम कर रहे हैं। अब जब नाटक का काम करते हैं तो वो एक दूसरे के बारे में सोचना है कि इसका जब बोल लेगा तब मुझे बोलना है, ये अगर कहीं बोल रहा है तो उसको मदद करना। तो ये सारी चीजें जो सामाजिक कौशल है कि समाज में किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना है, वो एक नाटक जब बच्चे के साथ नाट्य कला या नाटक से संबंधित काम करते हैं तो बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा विकसित होती है, कि वो अच्छे से समझ पाता है कि मुझे एक दूसरे की मदद कैसे करनी है और एक दूसरे से मिलजुल कर काम कैसे करना है। इसी तरह नृत्य में भी है कि ग्रुप में अगर कोई डांस कर रहा है, 4-5 बच्चे 6 बच्चे मिलकर एक साथ नृत्य कर रहे हैं, तो उस समय भी ये होता है कि जब बच्चे सब मिल के नृत्य कर रहे होते हैं तो एक दूसरे के स्टेप्स को मिलाना, मिलजुल कर कि वो पैर आगे कर रहा है तो हम भी अपने पैर को आगे करें, वो अपना हाथ ऊपर कर रहा है तो हम भी अपने हाथ को ऊपर करें। तो ये जो कोऑर्डिनेशन है, एक दूसरे के साथ समन्वय है, तालमेल है, ये उसके सामाजिक कौशल को बढ़ाता है। इसी तरह जब चित्रकला का भी जब काम करते हैं तो चित्रकला के काम में कक्षा कक्ष में या घर के अंदर माताएं 2-3 भाई बहनों के अंदर के बीच में उन्होंने एक रंग का डिब्बा रख दिया या क्रेयॉन्स का एक पैकेट रख दिया। अब वो बच्चे आपस में मिलजुल कर कि लाल वो ले रखा है तो सबसे कम पीले वाले से रंग लेते हैं। जब लाल फ्री हो गया तो लाल से हम रंग लेंगे। तो इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर जब वो बात करते हैं, मिल बांट कर जब वो रंगों को बांटते हैं, पेंसिल को बांटते हैं, इरेजर को बांटते हैं, तो वो उनके अंदर एक सामाजिक कौशल एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करने की क्षमता का विकास होता है। तो ये भी एक कलात्मक गतिविधि है। कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से इस तरह के उसके अंदर विकास, सामाजिक कौशल का विकास होता है। इसी तरह उनके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि भी होती है। अगर उन्होंने अपनी कोई कृति बनाई है, कोई मान लीजिए कोई उसने कलाकृति बनाई या उसने कुछ कोई खिलौना बनाया है या चित्रकारी कोई की है ना, तो चित्रकारी करने के बाद उसके अंदर एक आत्मविश्वास होता है कि नहीं, हम ये फूल बना सकते हैं, हम ये घर की कृति बना सकते हैं, हम उस पे बात कर सकते हैं। तो ये जब उसपे आता है तो उसके अंदर एक आत्मविश्वास आता है और ये आत्मविश्वास आगे चल के बहुत काम आता है कि हम इस काम को कर सकते हैं। मुझे कहा गया है कि अपनी पसंद का एक घर बनाओ, तो मैं घर बना सकता हूँ। ये छोटी सी चीज है, घर बनाओ। आगे चल के जब वो बड़ा होता है, जब उसको कोई बड़ा काम कहा जाता है तो वो आत्मविश्वास का काम करता है। उस समय उसके अंदर आत्मविश्वास, उसने बचपन से सीखा आत्मविश्वास में हमने वृद्धि की थी, और बड़े होने के बाद वो बड़ा ही लाभकारी होता है कि नहीं, हम ये काम को कर सकते हैं और उसको सेल्फ सेटिस्फेक्शन जो होता है कि नहीं मैंने ये काम किया। तो ये दोनों चीज में वृद्धि इस उम्र से ही अगर कराई जाए तो ज्यादा बेहतर होती है। तो आत्मविश्वास में वृद्धि भी कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से हम कर सकते हैं। फिर सांस्कृतिक और परंपरा से जुड़ाव, अगर आप देखिए कि हर एक जगह की, हर एक प्रदेश की और हर एक क्षेत्र की, छोटे छोटे क्षेत्र अपने प्रदेश में कई हैं, भोजपुरी का एक क्षेत्र है, बुंदेलखंड का एक क्षेत्र है, पश्चिमी में बहुत सारे, मथुरा का एक क्षेत्र है, अवध का क्षेत्र, बहुत सारे क्षेत्र हैं। तो हर एक क्षेत्र की अपने एक कुछ लोकल त्योहार हैं, और कुछ वहाँ के लोकल आसपास मनाए जाने वाले नृत्य होते हैं, कुछ वहाँ की भाषा के संगीत होता है, वहाँ के भाषाओं में नाटक वगैरह होते हैं। तो इन सब से अगर बच्चों को ये सारी गतिविधियों में शामिल किया जाए, इन सारी चीजों को के बारे में उनको अगर बताया जाए, तो वो अपने जो उनकी संस्कृति है, जो उनकी परंपराएं हैं, उनसे उनका जुड़ाव होता है। नहीं, अगर उसमें शामिल नहीं होंगे तो उनका इससे जुड़ाव नहीं होगा। फिर वो उन्हीं चीजों को सीखेंगे जो स्टैंडर्डाइज रूप से टीवी में या कहीं और लोगों से देख रहे हैं, उससे वो सीख के रह जाते। तो जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारे आसपास त्योहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों को, उन चीजों को किस तरीके से हम मनाते हैं, ये बच्चों के साथ जब बच्चों को उसमें शामिल करते हैं, मान लीजिए कहीं पे माता है कोई और कहीं पे कोई
जो लोक संगीत का काम हो रहा है या किसी ब्याह में या किसी शादी में या किसी कार्यक्रम में गई और वहाँ पे वो लोकल गीत जो भाषा में अवधी भाषा में या भोजपुरी भाषा में या ब्रज की भाषा में कोई गीत गाया जा रहा है तो उस गीत जब गा रहे हैं तो वहाँ पे माता जब उनको लेके जाएंगे तो उन गीतों को बच्चे सुनेंगे जब सुनेंगे तो वो सीखेंगे और उसके महत्व को समझेंगे कि नहीं इसको गाने से ऐसा ऐसा होता है और उसको गाने में उनको मजा आने लगेगा तो मजा आएगा तो उनका अपने आप उस संस्कृति से उस परंपरा से जुड़ाव होना शुरू हो जाएगा तो माताएं इस तरह से भी बच्चों को अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ सकते हैं कोई त्योहार हो रहा है त्योहार में भी उनसे त्योहार का भी अगर कुछ काम है त्योहार में मान लीजिए कुछ त्योहार से संबंधित कुछ तैयारी करनी है घर में कुछ सजावट का काम करना है कुछ पकवान बनने हैं तो उसमें जितना सहयोग जो सहयोग हो सकता है बच्चे को सामान इधर से उधर रखने के लिए इधर से उधर उठाने के लिए कुछ भी इस टाइप से जब चीजें उनसे करने को करते हैं तो क्या होता है कि बच्चों के अंदर एक अंदर से जो संस्कृति और परंपरा से जुड़ाव होता है अब आखिरी आता है कि समस्या का समाधान की क्षमता भी उनके अंदर बढ़ती है जब कलात्मक गतिविधियां कर रहे होते हैं बच्चे तो नए नए प्रयोग मान लीजिए उनको रंगना था पीला धोखे से वो काला रंग हो गया या हरा रंग हो गया तो अब इस समस्या को कैसे समाधान किया जाए तो या तो उसके ऊपर कोई रंग लगाएं उसके ऊपर कागज चिपका के फिर से रंगे या फिर से आकृति बनाए तो वो समस्याओं को देखकर घबराने की बजाय उस समस्या का समाधान कैसे निकलेगा या कोई नाट्य कला नाटक कर रहे हैं उसमें कुछ अपनी चीज भूल गए तो उसको किस तरह से मैनेज करना है या उसको पेंसिल चाहिए अब पेंसिल नहीं है तो किस तरीके से लिखे उसके बारे में कहाँ से उस पेन कहाँ से उसको अरेंज करे इसके बारे में वो कैसे जाने तो जब इस तरह की बातें इस तरह की समस्या उनकी छोटी छोटी समस्याएं जो बच्चों के लेवल पे बच्चों के स्तर पर होती है दो बच्चे आपस में खेल रहे हैं और उनका गेंद को खींचातानी हो रही है तो गेंद की खींचातानी का समस्या कैसे सुलझे वो सुलझाने की जो क्षमता होती है वो उनके अंदर से ही बढ़ने शुरू हो जाती है तो आगे चल के जब उनके पास बड़ी समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान ढूंढने में भी उनको आसानी मिलती है तो समस्या समाधान की क्षमता भी कलात्मक गतिविधियों से उनको करने को मिलता है तो इस तरह से ये सब महत्व है इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्व हैं यहाँ पे पूछिए हमने 5-6 महत्वों के बारे में लिखा है लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे महत्व हैं कलात्मक गतिविधियों के माध्यम से वो एक दूसरे से बातचीत करना भी सीख रहे हैं एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं उनके मुंह की भाषा का विकास भी हो रहा है वो जब कलात्मक गतिविधियां करते हैं तो उनकी छोटी मांसपेशियां जैसे संदर्भ मैंने बताया कि छोटी मांसपेशियां जो हाथ क्योंकि वो हाथ की उंगलियों से काम करते हैं मिट्टी का खिलौना बनाते हैं रंगते हैं चित्रकारी करते हैं तो जो छोटी मांसपेशियां उसका बहुत तेज से विकास होता है जब वो खेल खेलते हैं तो उनके बड़ी मांसपेशी विकास होता है तो ये सारी चीजें भी उनके अंदर विकसित होती हैं यहाँ पे मैं कुछ लिखी हुई है इसके अलावा और भी जब आप भाषाओं के साथ बात करें तो जो विचार आपके मन में आता है कि कलात्मक गतिविधियों से ये विकास होते हैं तो उन विकासों के बारे में भी जोड़कर उनको विस्तार से बताएं हम बात करते हैं कि बच्चों के विकास में कलात्मक गतिविधियों से लाभ क्या है बहुत सारे लाभों के बारे में हमने अभी पीछे स्लाइड में बात की है एक बार उसको थोड़ा सा दोहराते हैं कि चित्रकला है जैसे चित्रकला अगर बच्चा करता है तो रचनात्मकता उसके अंदर बनती है रंगों की पहचान बनती करना सीखता है निर्णय लेना सीखता है कल्पनाशीलता उसके अंदर बढ़ती है और धैर्य का विकास होता है कि भाई वो फलाना जो दूसरा बच्चा है वो जब रंग लेगा तब हम उसके रंग से अपने रंग को रंगेंगे इस तरह से उसके धैर्य की इच्छा का विकास होता है शिक्षा के बारे में हमने बात की निर्णय लेने के बारे में बात की तो चित्रकला अगर हम पढ़ाते हैं तो इन सारी चीजों का बच्चों के अंदर विकास होता है इस तरह जब हस्तकला का काम करता है तो कुछ खिलौने बना रहा है मिट्टी के कुछ अलग अलग चीजें बना रहा है तो आंख और हाथ का एक कोऑर्डिनेशन समन्वय बहुत अच्छा होता है कि आंख और हाथ किस तरह से अपने आप काम करता है होता है ना कि हाथ को देखना नहीं पड़ता है अपने आप मुंह पर चला जाता है
हम देख देख के मुंह तक नहीं ले आते। तो एक ये आंख और हाथ का समन्वय है। तो इसी तरह कि हम आंख से सामने देख रहे हैं और नीचे लैपटॉप पे टाइप कर रहे हैं, तो ये आंख और हाथ का समन्वय है। तो इस समन्वय को अच्छे से वो सीख पाता है इसकी कला काम से। जो छोटी मांसपेशियों के विकास के बारे में बात की हमने, वो विकास हो पाता है। धैर्य की विकास होता है, आत्मनिर्भरता का विकास होता है कि नहीं हम ये काम स्वयं कर सकते हैं, ये विकास होता है। संगीत जब सीखता है बच्चा, संगीत की जब गतिविधि कराते हैं तो उसके मौखिक भाषा का विकास हो रहा होता है, क्योंकि बहुत सारे नए शब्दों को सीख रहा होता है। जब संगीत सुन रहा होता है माँ के साथ या किसी जगह बज रहा हुआ संगीत सीख रहा होता है, तो उस समय उसके अंदर बहुत सारे नए नए शब्द सीखता है। उन शब्दों के अर्थ जानने का प्रयास करता है स्वयं से और अपने बड़ों से पूछ कर। स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। उस संगीत को, उस गीत को याद रखता है। याद रख के जब आप उसकी दोबारा सुनते हैं, जब कविताएं हैं जैसे कहानियां हैं, तो उनको वो सुनता है, सुन के फिर उसको वो याद रखने का भी काम करता है। भावनात्मक संतुलन होता है, भावनाओं को संतुलन करना सीखता है कि कब हमें किस तरीके से बोलना है। अगर ये बात मुझे हंस के बोलनी है इस संगीत में, या ये इस गाने को मुझे थोड़ा सा उदास होकर गाना है, आत्मविश्वास भी उससे उनका बढ़ता है कि नहीं ये हम कर सकते हैं। तो इस तरह की चीजें संगीत से वो सीखता है। फिर जैसे नृत्य है, नृत्य करने से शारीरिक स्वास्थ्य, जैसे कि आपको मालूम, जब नृत्य करेगा तो मांसपेशियों का विकास होगा ही, क्योंकि हाथ पैर उसके चलेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य बढ़ेगा। लय का बोध होगा कि सूरज दिखाना है तो सूरज ऊपर हाथ से तो उसको दिखाना है, तो इस बात को अच्छे समझ पाए कि वो लय को, लय में क्या बोला गया है और मुझे उसके हिसाब से अपने शरीर के हाव भाव को दिखाना है। इसको सीखता है, उसके तालमेल को समझता है। अपनी बिना किसी अगर गाने के अगर उसके ऐसे ही नृत्य करता है तो आप अभिव्यक्ति कैसे करनी है, अपनी बात को कैसे रखना है, वो नृत्य के माध्यम से भी दिखाना सीखता है। और सबसे बड़ी बात जो हम लोग जिसे भी बोल रहे हैं, तो उसके अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होती है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। इसी तरह नाट्य और नाट्य कला की जब बात होती है तो इसमें भी वो संवाद कौशल बढ़ता है उनका, कि किस तरीके से मुझे अपनी बात को रखना है बड़ों के सामने में, या नाटक के माध्यम से किस तरह से अपनी बात को रखना है। तो आगे चल के जब वो बड़ों से बात करता है, अपने छोटों से बात करता है, अपने पक्ष से बात करता है, तो किससे किस तरीके से बात करनी है, किसी से कोई चीज लेनी है, किसी को चीज देनी है, किसी से हमें विनती करनी है, किसी से हमें जोर से बोलना है, कब क्या करना है, इस सारी संवाद के कौशल उसके अंदर नाट्य के माध्यम से अपने आप अभिव्यक्ति करने को, कि मुझे अपने आप को इस तरीके से बात करना है, उसके आत्मविश्वास की बात, सामाजिक समझ के समाज में इस तरीके से दूसरे का रहना चाहिए, ये सारी चीजें नाटक के माध्यम से सीखता है। मिट्टी या आटे की मूर्ति कला, मिट्टी से जो सृजनात्मकता है, उसकी मांसपेशियों का विकास होता है, धैर्य के आकार का विकास होता है। मिट्टी और आटे के बारे में मैं एक लाइन और बोलूंगा कि सामान्यतः मैंने पहले भी शायद बोला है ये पिछले सत्रों में कि घर में माताएं बच्चों को मिट्टी और आटा से मूर्तिकला या ऐसा बनाने के लिए उसको मना करती है कि तुम गंदे हो जाओगे और आटा खराब होगा। तो थोड़ा सा आटा जरूर खराब होगा, आप उनको माताओं को तो समझाइए, लेकिन उसकी छोटी मांसपेशियों का विकास होगा और उसके अंदर सृजनात्मकता का विकास होगा कि किस तरीके से वो खुद सोच पाएगा कि मुझे इससे चिड़िया बनानी है, तोता बनाना है, शेर बनाना है, हाथी बनाना है, तो वो बनाना सीखेगा। गुड़िया बनानी है तो वो बनाना सीखेगा उससे। मिट्टी से काम कराएं, बच्चे को थोड़ा सा हाथ गंदा होगा, उसका थोड़े से कपड़े भी गंदे होंगे, मगर कराएं काम मिट्टी से। जब काम कराएंगे तो भी उसके अंदर ये सारी चीजें आएंगी। तो मिट्टी और आटे से उनको काम जरूर कराएं, क्योंकि ये बहुत अच्छा साधन है बच्चे की छोटी मांसपेशियों के विकास के लिए। उनके धैर्य के लिए वो मिट्टी का लंबा सा बना रहा है, उसके ऊपर उसका मुंह बना के रख रहा है और बार बार वो गिर पड़ रहा है, वो धैर्य के साथ फिर से उसको रख रहा है, फिर गिर पड़ रहा है। तो इस टाइप की जो चीजें वो करता है बच्चा, तो उसके अंदर धैर्य का विकास। जब वो गोल गोल बना रहा है तो आकार उसको समझा रहा है कि ये गोल, भले वो उसका नाम नहीं जानता है, लेकिन उसको एक आकार समझा रहा है कि ये गोल है। जब उसको सिखाया जाएगा तो वो गोल भी समझेगा, वृत्त भी समझेगा।
फिर उसको चौकोर बनाया है, तो उसको दिख तो रहा है चौकोर क्या होता है। जब उसको चौकोर दिखाया जाएगा तो वो बड़े आसानी से आइडेंटिफाई कर पाएगा कि नहीं, ये तो हमने बनाया था, ये तो हमने हाथ से सीखा है। तो माताओं को ये जरूर से बताएं कि बच्चों को किसी और आगे की मूर्ति कला बनाने के लिए तो उनको प्रेरित करें कि वो बच्चे से बनवाएं था, या कोई पेड़ बना दिया, उसमें कोई पुराने कागज, पुराने कपड़े रंगीन जो रखे हुए हैं, उसको फाड़ फाड़ के उसमें आटे से मतलब लेई से बना के उसमें बच्चों को चिपका के कोलाज बनाना, फिर बच्चे को दिखाना। तो उसके अंदर बहुत सारी चीजें, और अगर 2-3 भाई बहन है तो सारे लोग मिल के करेंगे तो टीम वर्क होगा। कक्षा में अगर शाम को कोलाज बनवाते हैं तो टीम वर्क का भी उसमें विकास होगा, सौंदर्य बोध का, कि यार इसकी खुशियों में हरे रंग के कागज को चिपकाना है, इसके तने में भूरे रंग के कागज को चिपकाना है, इसके जो फल लटके हुए हैं उसमें मुझे पीले रंग के कागज चिपकाना है। तो ये सौंदर्य बोध की मत किस तरीके से इसको हम सजाएं कि ये देखने में अच्छा लगे, और जो उसकी रचनात्मकता का विकास है, कोलाज पोस्टर बनाने से बहुत होता है। तो एक शिक्षक होने के नाते, एजुकेटर होने के नाते आप अपनी कक्षा में भी ये कराएं, और माताओं से भी कहें कि वो अपने घर में भी ये काम कराएं, तो उनके अंदर ये सारी चीजों का विकास होगा। अब घर में कलात्मक गतिविधि कैसे कराएं, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। कि जैसे चित्रकारी और रंग भरना है, तो ड्राइंग शीट, क्रेयॉन, जो मोम वाले रंग होते हैं, तो ये आप माताओं को बोलना पड़ेगा, हो सकता है क्रेयॉन को ना समझे, उनको बताइए कि जो मोम वाले रंग होते हैं, नहीं है अगर तो वाटर कलर नहीं है तो महावर देख के भी उनसे अपने या पैर में जो माताएं महावर रखती, जनरली सामान्यतः वो हर एक घर में मिल जाता है, तो वही थोड़ा सा दे दिया और उससे कहा कि आप इसे कुछ कलाकृति चित्र बनाओ, अपनी कल्पना से बनाने के लिए प्रेरित करें। इसको आप माताओं से जरूर बोलें कि अपने घर में कुछ काम कराएं। रंगीन हल्दी से भी बना सकते हैं, रंग को पीले रंग से रंगने के लिए थोड़ा सा हल्दी दे दिया घोल के, महावर दे दिया, या कुछ पत्तियां के कुछ जो घर में कोई पुराना होली का रंग बचा हुआ उससे उसको रंगने के लिए दे दिया। इस तरह से आप बच्चों की चित्रकारी और रंग भरने का काम घर में कराने के लिए माताओं से कह सकते हैं। कागज की कलाकारी, पेपर जो क्राफ्ट होता है जिसको हम लोग ओरिगेमी बोलते हैं, कि कागज से नाव बनाना, एरोप्लेन बनाना, फूल। अब जनरली अक्सर माताओं को लगता है कि ये कागज बर्बाद कर रहा है, बच्चे के खराब कर रहा है, तो उनको बताइए कि जब वो कागज से नाव बनाता है तो कल्पना भी करता है कि नाव में इधर मोड़ेंगे तो ये इस तरह से नाव बनेगी। और जब आप नाव बनाना, एरोप्लेन बनाना ये सब बताते हैं तो कुछ तो नई चीजें बनाने की भी कोशिश करता है, या कुछ बनाते बनाते कुछ नई चीज बन जाती है, तो उसके अंदर एक कल्पनाशीलता, जो उसकी कल्पना थी वो भी बढ़ती जाती है, साथ में आत्मविश्वास भी बढ़ता है। और इन सबसे बड़ी बात, जब वो नाव बनाता है, कागज को मोड़ता है, तो हाथ से ये आगे उंगलियों से उस कागज को दबाकर सीधा से मोड़ने की कोशिश करता है। तो जब वो उंगलियों से दबा रहा होता है तो उसकी छोटी मांसपेशियों का विकास हो रहा होता है। तो ये सारी चीजें उसको बताए, जिससे कि माताओं को ये ना लगे कि कागज से नाव बनाना, जहाज बनाना, पुल बनाना ये बेकार की चीज है, इससे बच्चे बर्बाद होते हैं, ये चीज क्योंकि माताओं के अंदर ये अमूमन बात होती है, तो इसको माताओं को समझाना पड़ेगा। ये सब कलात्मक गतिविधियां, इससे बहुत सारे विकास होते हैं। घर में कुछ सजावट की वस्तुएं बनाना, जैसे बोतल है, डिब्बा है, गत्ता से पेन स्टैंड, फोटो फ्रेम बनवाना, पिछले माह में हम लोगों ने बात किया था फोटो फ्रेम बनाने की, स्वाति जी ने आपको बताया था, तो फोटो फ्रेम किस तरीके से बनाना है। तो आप अपने माताओं से बोले कि आप भी बोल सकते हैं, बोतल है, कोई प्लास्टिक की बोतल, कांच की बोतल मत दें, टूट लगने का डर होता है, लेकिन प्लास्टिक की बोतल उसको दे दें, उसको सजाने के लिए कह दें, लो ये कागज इसको सजाओ, वो बोतल को सजाने का काम करेगा। कोई डिब्बा दे दिया, कोई गत्ता दे दिया, अच्छा लो तुम अपनी पेंसिल रखने के लिए इससे बनाओ, वो चौकोर कोई गत्ता है तो उससे बनाने का काम करे। तो ये जरूर माताओं से बोल रहे कि अगर घर में कोई पुरानी सामग्री, नया कुछ खरीद के नहीं लाना, घर में जो रखी हुई है सामग्री जो बेकार हो गई है, वो साबुन का डिब्बा आया, अब साबुन के डिब्बे से बहुत सारे पेन स्टैंड और गुलदस्ते ऐसा बनाए जा सकते हैं। तो साबुन का जो डिब्बा चौकोर अगर है, या कोई और किसी चीज का डिब्बा, किसी क्रीम का या किसी और चीज का चौकोर छोटा डिब्बा है, उसमें कागज चिपका के उसमें वो रंग दे दिया, रंग भर के
मुख्य रूप से वो बनाने का। और इस काम में माताओं से बोले बच्चों को से करने के लिए देने की बजाय आप स्वयं भी उनके साथ में जुड़े और स्वयं भी उनके साथ में मिलकर बनाए, तो बच्चों को कल्पना करने में आसानी होगी। हो सकता है वो सोच ही ना पाए कि इसमें क्या होगा, तो थोड़ा सा कुछ आइडिया आप देंगे एक लाइन का, तो एक लाइन वो भी सोच पाएंगे। तो इसके लिए माताओं को प्रोत्साहित, मिट्टी और आटे के खिलौने बनाने के बाद इसके लिए हमने पिछले स्लाइड में बात की थी कि मिट्टी और आकृति से खिलौने बनाने के लिए आप माताओं को जरूर प्रोत्साहित करें कि वो खुद भी बच्चों को बना के दिखाएं। थोड़ा सा आटे बर्बाद होगा तो होने दें, थोड़ा गंदा होगा तो होने दें, लेकिन आटा या मिट्टी से उसको खिलौने बनवाएं और माताओं से भी कहें कि स्वयं बना के दिखाएं और उनसे भी कहें, बच्चों से भी बनाने के लिए कहें। फोटो एल्बम बनाना पिछले माह में हमने सीखा था। अब फिर उसको इसमें बच्चे से कह सकते हैं कि पिछले महीने में हमने बनाया था, इस महीने में आप खुद बनाओ। तो बच्चों को बनाने के लिए फिर फोटो एल्बम बनाने के लिए थे, माता का सहयोग करें, इसके लिए माताओं को पेश कर सकते हैं। संगीत, नृत्य, भजन या कुछ ऐसे हैं घर में संगीत नृत्य का काम, कहीं पे अगर माताएं जा रही हैं, तो हमने भी पहले बताया था, कहीं पे लोकल संगीत हो रहा है, किसी के घर में कार्यक्रम हो रहा है, तो वहां पे बच्चों को लेके जाएं। उनको ये नहीं कि घर में वहां जाकर तुम क्या करोगे, वहां पे ले जाएं और सुनेंगे, सिर्फ नहीं भले गाएंगे, वो सुनेंगे, उनके दिमाग में वो चीजें याद जाएंगी, तो उनको जो याद करने की क्षमता है वो भी विकसित होगी, मानसिक उनका विकास भी हो रहा होगा। और साथ में अगर वहां पे नृत्य हो रहा होगा तो नृत्य को देखकर उस ताल को समझ पाएंगे, लोक गीत को समझ पाएंगे, गाने को समझकर वो अपने से का अभ्यास कराएंगे, तो वो उसके अंदर बहुत सी विकास होंगे। अब बात आती है कि घर में जो अभी हम लोगों ने बताया कि किस तरीके से घर में प्रार्थना कराएं, उन्हीं वही चीजें को मैं फिर से एक बार पढ़ के दोहरा देता हूँ कि बच्चों के साथ माताओं से कहें कि हाव भाव के साथ कहानी सुनाएं और उनसे भी कोई कहानी संबंधित कुछ सवाल भी उनसे पूछें, क्योंकि ऐसा करने से उनका मानसिक विकास होता है, मौखिक भाषा का विकास होता है, प्रश्न पूछने की क्षमता भी बढ़ती है और प्रश्न के उत्तर ढूंढने की क्षमता भी बढ़ती है और वो क्रियात्मक रूप से अच्छे से सोच पाते हैं कि इस वक्त का उत्तर क्या हो सकता है। आगे जब भाषा का हम लोग बात करेंगे तो विस्तार से बात करेंगे किसी में। और फिर बच्चों को स्थानीय गीत, कविताएं और साथ में उन्हें गाने के लिए भी कहें। साथ ही इन गीतों को हाव भाव लय के साथ बच्चों के साथ माताओं से बोले कि वो भी उसमें सहभाग करें। जो स्थानीय लोकल गीत हैं उन गीतों को, उन कविताओं को बच्चों के साथ गाएं, स्वयं भी गाएं और बच्चों को भी गाने के लिए प्रेरित करें। उनके साथ लोकल नृत्य अगर कुछ है तो नृत्य को भी करें, बच्चों के साथ भी, बच्चों को भी करने के लिए प्रेरित करें। घर के पुराने जो वस्तुएं हैं, घर के डिब्बे, पुराने खिलौने, अखबार, जो भी चीजें हैं, उनसे कैसे खिलौना बनाया जाए उसके उसमें भी समय से बच्चों के साथ बैठ के, कभी किसी दिन कविता सुनाई तो किसी दिन पुराने खिलौने अखबार ले चलो आज हम कुछ ये सबसे खिलौना बनाते हैं, तो खिलौने बनाना भी बच्चों के साथ में सीखें। या कुछ बच्चा और भी बनाना चाहे तो उसको बनाने में माताओं को उनकी मदद करनी चाहिए। बच्चों को रंग पेंसिल देकर कार्य कराएं। रंग पेंसिल के बारे में हमने आपको बताया कि अगर रंग पेंसिल नहीं है तो रंग नहीं है तो आप उनको महावर का भी रंग दे सकते हैं, हल्दी भी दे सकते हैं, कॉफी पाउडर होता है, चाय पत्ती का पानी होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं रंगीन पानी, रंगीन बनाने के लिए पानी, तो बहुत सारे घर में मसाले और चीजें होती हैं, उन सब चीजों को उनको देकर बच्चों से रंगने के लिए कह सकते हैं। और किसी पुराने कागज पर उसको हाथ से ही कुछ कलाकृति बनाकर उसमें रंग भरने को कह सकते हैं, या बच्चे से स्वयं कलाकृति बनाकर उसे रंग भरने के लिए भी कह सकते हैं। बच्चों को चौक दे दीजिए, स्लेट दे दीजिए, नहीं है चॉकलेट तो कोई बात नहीं, जमीन पर भी उनके कुछ बनाने के लिए उसको साफ कर दीजिए। कच्ची जमीन है तो और अच्छी बात है, पक्की जमीन है तो उसके ऊपर चौक दे दीजिए, नहीं चौक है तो घर में अगर कोयला है तो कोयले से ही कलाकृति बना ले। थोड़ा सा हाथ गंदा जरूर होगा लेकिन उसकी छोटी मांसपेशियों का विकास बहुत तेजी से होगा, जिससे उसके लेखन की क्षमता बढ़ेगी
उसकी हैंडराइटिंग अच्छी होगी, है ना। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। सब काम इस उम्र में अगर नहीं कराए तो वो उसकी मांसपेशियां ठीक से नहीं हो पाएंगी और उनको पेंसिल पकड़ाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसी तरह पुराने कपड़े, मोजे आदि से कुछ खिलौने बनाकर उनको गत्ते के साथ बनाने में मदद करे और उनके साथ मिलकर बनाए। अभी आज के सत्र में हम लोग कुछ मोजे से खिलौने और उसी के हिसाब से बनाने का बनाना सीखेंगे। स्वाति जी हम लोग को इसके बारे में डिटेल में सिखाएंगी। तो अब मैं स्वाति जी को बोलूंगा कि वो कुछ गतिविधियों को और मेरी कलाकृतियां बना के दिखा सकती हूँ, बना के दिखाएं। और स्वाति जी। मैं लैंग्वेज एंड लर्निंग फाउंडेशन से हूँ। तो पिछले माह जो हमने फोटो फ्रेम बनाना सीखा था उसकी बहुत सारे हमने आज फोटोज देखे, तो उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे आशा है कि आप सभी को भी वो गतिविधि करवाते समय और जब वो माताओं ने बनाया होगा तो उसमें बहुत ही आनंद आया होगा और उसमें उन्होंने जब अपने परिवार की फोटो लगाई होगी, उसे अपने घर में सजाया होगा, तो उन्होंने उसे देखकर भी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहा इस ओरिएंटेशन का वो है कलात्मक गतिविधियां। कई प्रकार की कलात्मक गतिविधियों की हमने बात करी, उसी में से हम एक दो चीजें आज बना के देखेंगे। तो अभी जो एंड में विद्याधर जी ने बताया कि घर में पुराने कुछ मोजे हैं, कपड़े हैं, तो उससे क्या हम खिलौने बना सकते हैं। तो इसमें इस समय भी मैंने ध्यान में ये रखा कि जो घर में मुझे आसानी से सब चीजें मिल जाएं, उठी का उपयोग करके मैंने ये दोनों चीजें आज बनाई हैं जो मैं आपके साथ साझा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मोजे का उपयोग हम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें आपको चाहिए होगा, घर में कोई पुराने मोजे हैं, कहीं से कुछ फट गए हैं या फिर जोड़े में होते हैं, तो अगर एक मोजा खो गया है तो दूसरा मोजा है, उसका क्या करें। तो इस प्रकार से अगर आपको कुछ मिले तो एक मोजा ले लीजिए और आपको चाहिए कुछ कोई रंगीन कागज हो या हल्का सा बहुत पतला गत्ता हो। हाँ, कोई रंगीन कागज या रंगीन कागज नहीं तो सफेद कागज लेके आप उसमें रंग भर सकते हैं, वो ले लीजिए। मेरे पास रिबन भी था तो मैंने वो ले लिया था। तो ज्यादातर यही सामग्री चाहिए। चिपकाने के लिए आप फेविकॉल या कोई और थोड़ी मजबूत गोंद हो तो वो ले सकते हैं। तो मोजा ले लीजिए और मोजे का जो ये ऊपरी भाग है, ये वाला है ना, मोजे को ऐसे पकड़िए कि वो ऐसे दिखाई दे और इसका जो ये ऊपरी भाग है आपको सिर्फ इतना काटना है कि इसका ऐसे मुंह खुल जाए, है ना। ये मैंने काट के रखा है। तो ये मोजा, इसका हमें ऊपरी भाग कैंची से ऐसे बस काटना है। वो कट के कैसा दिखेगा, वो कट के ऐसे दिखेगा और इसका ऐसे मुंह खुल जाएगा, क्योंकि जब इसमें हम हाथ डालेंगे और इसका मुंह बनाएंगे तो फिर ये ऐसे खुलना चाहिए। तो इसका आपने ये मुंह बना लिया। अब कोई भी रंगीन कागज या बहुत ही पतला गत्ता, क्योंकि वो मुड़ना चाहिए मुंह की तरह, उस पे आप ऐसे आउटलाइन बना लीजिए मुंह की। एक मैंने पेंसिल से बनाई थी। तो इस पे ऐसे मुंह बना लीजिए। इसको हम बीच में से फोल्ड करके ऐसे काट लेंगे। तो ये हमारा मुंह वाला जो हिस्सा था उसमें हम उसको चिपका देंगे। उसके लिए उसके अलावा आप आंख, नाक और दांत बनाने हैं तो ये भी अलग अलग चीजें काट सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने इसमें से मुंह काट लिया था तो मेरे पास है, और मैंने कुछ आंखें भी बनाई थी। तो इस प्रकार से छोटे छोटे गोले बनाकर और उसमें से आप आंख काट लीजिए। वो इस प्रकार से दिखेंगी। इसमें मैंने ये आंख के अंदर के ये भी बना दिया। तो इस प्रकार से आप नाक भी तैयार कर सकते हैं। तो जब ये सब आपकी तैयारी हो जाएगी, मोजे का ऊपर से काट लिया आपने, ये मुंह वाला भाग काट लिया और ये काट लिया, और मैंने कुछ रिबन को भी फोल्ड करके उसके बाल बना लिए। तो आखिरी में वो कुछ आपको इस प्रकार से दिखेगा। ऐसे ये देखिए,
तो इससे आप बच्चों को कहानी सुना सकते हैं, या कहानी में कोई पात्र आया हो उसके बारे में बात कर सकते हैं। 2-3 बनाकर कि ये आपस में मित्र हैं, आपस में कैसे बात करते हैं, तो उसकी बात कर सकते हैं। ये देखिए मोजा, इसका मुंह पे मैंने ये बना दिया, आप इसको कोई इसमें रंग भी भर सकते हैं। ये इसकी आंख है, इसकी आप नाक भी बना सकते हैं। और रिबन को मैंने क्या करा, फोल्ड करा, बीच में से स्टेपल कर के इसको मैंने इसके सर पे चिपका दिया, और यहाँ से मैंने इसके कुछ बाल से काट दिए। तो बहुत ही कम सामग्री के साथ ये बन गया है। इसमें अगर आपको और जोड़ना हो तो इसमें आप कपड़ा भर सकते हैं, रबड़ से इसके ऐसे अलग अलग भाग बना सकते हैं। तो इस प्रकार से कोई आपने कहानी सुनाई, उसमें कोई कैरेक्टर आया है, जैसे मीनू नाम का, या कोई जानवर आया है, तो उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। जैसे हम कहानी सुनाते हैं कि मेरा नाम मीनू है, मुझे स्कूल जाना बहुत पसंद है, मेरे वहां पर बहुत सारे दोस्त हैं, एक दोस्त का नाम ये है राजू है, एक दोस्त का नाम वो है। तो अलग अलग मोजों से भी आप बना सकते हैं कि मैंने ये वाला कैरेक्टर बनाया, बच्चे के हाथ में आपने दूसरा मोजा दे दिया, उसका नाम दूसरा है, और आपस में आप बच्चे के साथ बातचीत कर सकते हैं। बच्चे से आज उसने दिन में, पूरे दिन में क्या करा, बाल वाटिका में, स्कूल में, वो बात कर सकते हैं कि अच्छा ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि आज के दिन में पूरे दिन क्या हुआ। तो इसका आप ऐसे उपयोग कर सकते हैं। अब हम दूसरा एक और देखते हैं। अब हम देखेंगे अंगूठे की छाप से हम क्या गतिविधि कर सकते हैं। तो उसके लिए जैसे अभी विद्याधर जी ने भी बताया कि घर में कुछ कुछ सामग्री हमारे पास रहती है, कुछ मसाले वगैरह, घर की सामग्री से भी हम रंग बना सकते हैं। तो एक बार मैंने ये आलता जिसकी अभी बात हो रही थी, ये घर में आसानी से मिल जाता है, मैंने वो अपने पास लिया है। कुछ कॉफी के छोटे छोटे पैकेट, अगर आप कॉफी पीते हैं तो ये हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं, 1-2 रुपए के। और इसमें मैंने हल्दी पैक करी हुई है। तो अभी मैं इसको ऐसे दिखा नहीं सकती, पर ये जो मेरे पास ट्रे थी, इसमें मैंने कुछ रंग घोले हुए हैं, और मैंने यहाँ पे हल्दी घोली हुई है, मैंने यहाँ पे कॉफी घोली हुई है, और बीच में मैंने थोड़ा पानी लिया हुआ है। तो और इसमें मैंने एक काम क्या करा कि मेरे पास जो ये रंग थे छोटी डिब्बी वाले, इसमें जैसे पीला रंग है, लाल रंग है, मुझे ऑरेंज रंग चाहिए था कुछ बनाने के लिए। तो मैंने क्या करा, लाल और पीला रंग मिला के ऑरेंज रंग बना लिया। यहाँ पे डार्क ग्रीन, हरा रंग है, पर मुझे लाइट ग्रीन चाहिए था, तो मैंने डार्क ग्रीन और सफेद को मिला के लाइट ग्रीन में बना लिया। तो इस प्रकार से भी आप बच्चों को बता सकते हो, उनके सामने आप करेंगे तो बच्चा देखेगा कि अच्छा इन दो रंगों को मिला के ये रंग भी बन जाता है। ये उसके बाद फिर जैसे हम थंब पेंटिंग करते हैं, वैसे ही बच्चे की जो भी पसंद का रंग है वो उसे चुन सकता है, या आप भी उसको अलग अलग रंग के ऑप्शंस देके कह सकते हैं कि आप अपने अंगूठे की छाप बनाइए। तो जैसे मैं एक अभी बनाती हूँ, जैसे मैंने जो ऑरेंज रंग घोल के रखा है, मैंने वो उसका यहाँ मैं छाप बना रही हूँ। हाँ, तो ऐसे मैंने एक छाप बनाई। इसका मैं अभी कुछ बनाऊंगी तो ये इसलिए ऐसे दिख रहा है। मैं और हाँ ऐसे, और इस पे मैं ऐसे भी सीधा भी छाप लगा सकती हूँ और ऐसे भी छाप लगा सकती हूँ। तो ये ऑरेंज रंग का था। इसके साथ जो मेरे पास कॉफी वाला है वो भी एक बार लगा लेते हैं। इस प्रकार से मैंने कॉफी वाला भी यहाँ पे छापा लगा लिया है। हल्दी वाला भी लगा सकते हैं आप, लाइट ग्रीन वाला भी, इस प्रकार से आप अलग अलग इसके छापे लगा सकते हैं। भी ये थोड़ा गीला है, जब ये सूख जाएगा
तो इस पे आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग प्रकार से इसके आउटलाइन बना के चित्र बना सकते हैं। तो अभी जैसे हाँ ये वाला है, ये अभी थोड़ा गीला है तो इस पे अच्छे से दिखेगा नहीं, पर मैंने बना के रख रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे मुझे इससे बिल्ली बनानी है तो मैं इसकी ऐसे आउटलाइन बनाऊंगी और यहाँ पे एक आउटलाइन बनाऊंगी, फिर मैं इसके पैर बना दूंगी। और मैं इसकी पूंछ बना दूंगी। ये इसके ऐसे मैं कान बना दूंगी, आंख, ये इसका मुंह, शरीर पे ऐसे लंबी लंबी ऐसी पट्टियां भी बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से कई प्रकार के जानवर बना सकते हैं, आप बनवा सकते हैं बच्चों से अंगूठे की छाप से। इसके अलावा जो मैंने कुछ बना के रखे हैं जानवर, सब अंगूठे की छाप से अलग अलग रंग से हैं। वो कुछ इस प्रकार से दिखेंगे। मैंने एक फूल बनाया है, मैंने बीच में एक पीले रंग का पहले अंगूठे की छाप लगाई, आसपास लाल रंग का, और उसके बाद आउटलाइन कर दी। ये मैंने वही सब कुछ एक अंगूठे की छाप से बना हुआ है। ये एक चिड़िया है, ये एक मछली बनाई है, ये मैंने एक तितली बनाई है, ये बिल्ली है और ये कैटरपिलर है। एक साथ कई सारे मैंने अंगूठे की छाप लगा के आप उसे आउटलाइन कर देंगे तो उससे अलग अलग जानवर बन जाएंगे। अगर हमने कोई बच्चे को कहानी सुनाई, उसमें इस प्रकार का कोई कहानी है, तो बच्चों से कह सकते हैं चलो आपने ये कहानी सुनी, कविता सुनी, आप वो बिल्ली बना के देखते हैं कि वो कैसे दिखती है। और हर बच्चे को अलग अलग रंग देख के आप अलग अलग बिल्ली बना सकते हैं। एक कहानी में, कविता में कुछ अलग अलग जानवर आए हैं तो वो कई सारे आप बनवा सकते हैं। तो ये छोटे छोटे जानवर आप अंगूठे की छाप से बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि जैसे मैंने एक ये बना के रखा है मोर, तो बच्चे को आप सिर्फ ये मोर का जो भाग है आलता से, कॉफी से, और ये मैंने ऑरेंज कलर जो बनाया था, तो आप अंगूठे की छाप बनवा के जितना भी इसे सुंदर अलग अलग रंगों से बना सकते हैं, तो ये आप मोर भी बनवा सकते हैं। इसके अलावा आप बच्चों को एक इंद्रधनुष की आउटलाइन दे दीजिए, रफ आउटलाइन। इसके नीचे मैंने धनुष के अकॉर्डिंग वो मैंने इसमें अंगूठे की छाप से बना रखा है। तो ये आप एक आउटलाइन दे सकते हैं, ये एक आउटलाइन दे सकते हैं। और इसके अलावा मेरे पास एक और उदाहरण है, जैसे एक ये पेड़ है ना, पेड़ की हम बहुत सारी कहानियां सुनते हैं, कविताओं में उपयोग करते हैं, पेड़ पौधों की बात भी हम करते हैं और अपने आसपास कई प्रकार के पेड़ पौधे देखते भी हैं। तो ऐसी कोई थीम है या ऐसा कुछ हम बच्चे से बातचीत कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक पेड़ मैंने बना दिया, उसका तना बना दिया और उसकी कुछ ये टहनियां बना दी, बस इतना बना के मैंने बच्चे को दे दिया। इसमें आप रंग भी भर सकते हैं, इसमें भी अंगूठे की छाप लगवा सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। पर इसकी जो पत्तियां हैं उसमें आप फिर अंगूठे की छाप से बच्चों से पत्ते बनाने के लिए कह सकते हैं, डार्क ग्रीन कलर के और फिर लाइट ग्रीन आप बना सकते हैं। बीच में अगर कोई घोंसला बनाना है तो कॉफी वाला रंग जो आपने बोला था उसका छापा लगा के घोंसला बना सकते हैं। कुछ फूल पत्ते बनाने हैं तो अलग अलग रंग के, गुलाबी रंग ले लिया, लाल रंग ले लिया, ऑरेंज रंग ले लिया, तो उसके बीच बीच में पत्ते भी बना सकते हैं। कोई फल बनाना है, अगर सेब दिखाना है तो सेब का लाल रंग का छापा लगा के सेब बना के उसकी आउटलाइन आप कर सकते हैं। जैसे हमने जानवरों की बनाई थी तो वो सेब बन जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चे से आप पेड़ की आउटलाइन देकर भी अंगूठे की छाप से उसको सजाने के लिए कह सकते हैं। तो अभी फिलहाल मेरे पास इतने ही उदाहरण हैं। तो मुझे आशा है कि आपको ये देखकर लगा होगा कि इसको आप आसानी से कर सकते हैं और बच्चों से आप करवा सकते हैं। और अगली बार जब आप ये करवा लेंगे उसके बाद जो फोटोज आएंगी तो वो देखकर भी मुझे अच्छा लगेगा कि आपने कितने प्रकार की ये मोजे से गुड़िया बनवाई या फिर आपने कितने अलग अलग प्रकार के जानवर बनवाए। तो
थैंक यू। और मुझे आशा है कि आपको ये अच्छा लगा हो, समझ में आया हो कैसे इसको आसान तरीके से हम बना सकते हैं। थैंक यू।